देखो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना वो ये है कि अगर मान लो लिक्विड, देखो सबसे पहली चीज है कि तीन चीजें हमने मानी है एक कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए और बर्नौलीज थ्योरम के लिए। पहली चीज कंटिन्यूटी, जो तीनों चीजें मानी, पहली चीज मानी कि जो लिक्विड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा और इरोटेशनल होगा। सबसे पहले इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई लिक्विड किसी पाइप में फ्लो हो रही है तो बेसिकली उसकी जो डेंसिटी होगी थ्रू आउट द फ्लो वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रही है और कुछ टाइम के बाद जाके उसकी डेंसिटी चेंज होगी। उसकी डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है कंटिन्यूटी या बर्नौलीज थ्योरम का कि लिक्विड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट है तुम्हारा नॉन विस्कस। देखो नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो लिक्विड्स की लेयर होती है ना वो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, दैट अपोज द क्या होता है, क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर तुम एक रिवर को देखो तो रिवर में ऊपर तो तुम्हें फ्लो दिखती है ना, जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें लगेगा पूरी रिवर काम है, फ्लो हो ही नहीं रहा है। उसकी वजह क्या होती है कि जो ऊपर वाली लेयर है उसको नीचे वाली लेयर उस पर फोर्स लगाती है, वैसे नीचे 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 होते होते वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली नीचे आके क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हमें ये मानना है कि जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस है, मतलब जो पाइप में लिक्विड फ्लो हो रही है ना सबका फ्लो क्या है, सेम है। और तीसरा इरोटेशनल है। इरोटेशन का मतलब से लिक्विड ऐसे फ्लो हो रही है तो स्ट्रेट मूव कर रही है, ऐसा नहीं कि वो घूम रही है। तो देर इज नो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, जब वो पाइप में मूव कर रही है तो देर इज नो एंगुलर वेलोसिटी। अब जैसे मान लो उन दो तीनों कंडीशंस को यूज करके ना बेसिकली हमने दो इक्वेशंस पढ़नी है, एक तो कंटिन्यूटी और दूसरी बर्नौलीज है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब ये है ना कि अगर मान लो किसी भी पाइप में जो भी मास इन होगा, जो भी मास इन होगा वो किसके इक्वल होगा, मास आउट के इक्वल होगा। मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई लिक्विड है, मान लो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, मान लो यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, और मान लो यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी V1 है। मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी लिक्विड की V2 है, ठीक है। तो मैंने तो, और मान लो इस लिक्विड की यहाँ पे डेंसिटी क्या है, रो है। मास इन का मतलब क्या हुआ, पाइप के अंदर तुम जितना भी मास एंटर करा रहे हो लिक्विड का उतना ही मास क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। आ रहा है समझ में। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जो मास इन होगा वो किसके इक्वल होगा, मास आउट। अब मास इन निकालना कैसे है, ठीक है, ध्यान से समझना। सपोज मैं डेल्टा टी टाइम कंसीडर कर रहा हूं, डेल्टा टी टाइम इज कंसीडर, क्या होगा, तुम ये सोचो अगर लिक्विड डेल्टा टी टाइम की बात करें, मान लो यही सिलिंड्रिकल पाइप है, मान लो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लिया मैंने। तुम एक बात बताओ, अगर लिक्विड डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां तक ट्रेवल कर जा रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम अंदर गया होगा, इस पर्टिकुलर पाइप का वॉल्यूम। जैसे मान लो टी डेल्टा टी टाइम में लिक्विड यहां से यहां फ्लो कर गई है, मतलब ये पूरी यहां से यहां तक भर गई है लिक्विड। तो मैं तुमसे बोलूं कि डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम इन हुआ है, तो कैसे निकालोगे, इस पाइप का वॉल्यूम निकालोगे ना। तो इस पाइप का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर ये सिलिंड्रिकल पाइप है तो ये तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया और इनटू ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। अगर मान लो लिक्विड की वेलोसिटी v1 है तो डेल्टा टी टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब v इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। तो अगर तुम देखो कि ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। और अगर मैं इस वाले का कितना वॉल्यूम इन हुआ है तो कैसे निकालूंगा, एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, कितनी लेंथ कवर की है, v1 डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन, A1 v1 इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। और डेंसिटी कितनी है, रो। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू क्या होता है, डेंसिटी। तो वॉल क्या आएगा, मास इन A1 v1 डेल्टा टी इंटू क्या होगा, रो। अब आते हैं आउट पे। आउट में वेलोसिटी कितनी है, v2। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो, v2 इंटू क्या होगा, डेल्टा टी। तो कितना वॉल्यूम आउट होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है
कितनी लेंथ कवर की है, V2 डेल्टा टी, तो क्या होगा वॉल्यूम A2 V2 डेल्टा टी, और डेंसिटी क्या हो जाएगी रो। ये रो से रो कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो A1 V1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है A2 V2। तुम कंटिन्यूटी इक्वेशन से बोल सकते हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इससे ये तुम बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, एरिया। और आपने देखा होगा जैसे अगर आप बाइक को धुलवाने जाते हो तो क्या होती है, पानी तो मोटे पाइप से ही आता है, पर जहां से निकलता है उसकी एरिया को कम कर देते हैं ना। तो अगर तुम एरिया कम करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो वेलोसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया। तो यही तुम्हारी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है कि A1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा, A2 V2 होगा। किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप में लगा सकते हैं। ठीक है, एक और चीज, बर्नौलीज थ्योरम का जो भी न्यूमेरिकल होगा ना, उस न्यूमेरिकल में कंटिन्यूटी इक्वेशन जरूर लगेगी। समझ में आ गया, 100% लगेगी। इसीलिए किसी भी न्यूमेरिकल में जहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है, सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन ही निकालना है, उसके बाद ही बर्नौलीज थ्योरम लगता है। बहुत कम ऐसा न्यूमेरिकल होगा जिसमें केवल डायरेक्टली बर्नौलीज लग जाएगी। क्लियर हो गया आपको, यही तुम्हारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ठीक है, करो नोटिस है। देखो दर, अब देखिए मैंने कल बताया था आपको कि बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इन द फ्लूइड। मतलब फ्लो ऑफ द फ्लूइड में अगर तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो तो उसका जो एप्लीकेशन है वही क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सपोज तुमने ये पाइप ले लिया और मान लो ये तुम्हारा रेफरेंस है। मान लो यहाँ पे जो हाइट है वो H1 है, और मान लो ये जो हाइट है वो तुम्हारा H2 है। मान लो यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, और मान लो यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या है, P1 है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी V2 है, एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, और मान लो जो प्रेशर है वो क्या है, P2 है। क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला है कि दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो हमें सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। अब हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या थी, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू के फाइनल यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस क्या था, यू इनिशियल। याद है सबको। दूसरी चीज, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव नहीं है क्योंकि हमने नॉन विस्कस लिया हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन क्या होगा, 0। तो मेरा जो थ्योरम बचेगा वो केवल क्या बचेगा कि जो W एक्सटर्नल है दैट इज के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस क्या होगा, यू इनिशियल। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए क्या है, जैसे आपको ध्यान हो जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम किया तो हमने क्या किया था, हमने 2 पॉइंट्स लिए थे, ये थे जिसमें पहले सारी एनर्जीज लिख रहे थे उसके बाद थ्योरम लगा रहे थे। यहां पे भी वही करना है। ये मान लो मेरे पास पॉइंट 1 है और ये मान लो मेरा सेकंड पॉइंट है। जितनी एनर्जी दिख रही है सारी एनर्जी लिख लेनी है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज है, मैंने यहां पे एक मास कंसीडर किया है इतने वॉल्यूम का, और उस मास को मैं डेल्टा एम ले रहा हूं। वैसे यहां पे जब वो मास पहुंचेगा तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी V2 हो जाएगी, तो यहां पे भी जो मास कंसीडर कर रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, डेल्टा एम। क्लियर हो गया आपको। तो वी आर कंसिडरिंग डेल्टा एम मास ऑफ द लिक्विड दैट फ्लोज फ्रॉम A टू क्या होगा, B, एंड वी आर अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम फॉर दैट डेल्टा एम। ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में क्या क्या है, इसके पास वेलोसिटी है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा एम जी इंटू क्या होगा, H1। क्लियर हो गया। और के इनिशियल हाफ डेल्टा एम इंटू क्या होगा, V1 स्क्वायर। समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन में, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा एम जी इंटू क्या होगा, H2, और के फाइनल हाफ डेल्टा एम इंटू क्या होगा, V2 स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको।
अब सबसे पहले ना ये डेल्टा एम लिया किसको है, मान लो यहाँ की जो डेंसिटी है लिक्विड की वो रो है, ठीक है। तो डेल्टा एम क्या होगा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू क्या होता है, डेंसिटी। तो मान लो डेल्टा टी टाइम फिर से कंसीडर किया है मैंने, फिर से वही कंटिन्यूटी में ही आना है। डेल्टा टी टाइम में ये लिक्विड कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, अगर देखा जाए तो कितनी कवर की होगी, v1 उसकी स्पीड है, डेल्टा टी टाइम उन्हें कंसीडर किया है तो कितनी होगी, v1 डेल्टा टी। अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या होगी, v2 इंटू डेल्टा टी। तो वॉल्यूम कितना होगा, v1 डेल्टा टी तो लेंथ हो गई, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गई, a1। तो वॉल्यूम कितनी होगी, a1 v1 डेल्टा टी, और इनटू क्या होगा, डेंसिटी, यू विल गेट द क्या होगा, मास। समझ में आ रहा है सबको। तो क्या होगी डेल्टा एम की वैल्यू, a1 v1 डेल्टा टी इंटू क्या आ रही है, रो। वही मास यहां पे भी गया है, तो डेल्टा एम की एक और वैल्यू होगी ना, क्या होगा, a2 v2 डेल्टा टी इंटू क्या होगा, रो। समझ में आ गया सबको। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक्चुअल में ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, क्योंकि रो डेल्टा टी कैंसिल होगा तो a1 v1 इक्वल्स टू क्या होगा, a2 v2 हो जाएगा। समझ में आ गया। पर हमने अभी इसको कैंसिल इसलिए नहीं किया बिकॉज वी आर कंसिडरिंग क्या होगा, डेल्टा एम। तो अब देखो, जो तुम्हारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें ये दोनों तो निकाल लिए हमने, देखो के फाइनल यू फाइनल निकाल लिया, के इनिशियल और यू इनिशियल। अब हमें एक्सटर्नल निकालना है कि एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे ये प्रेशर लग रहा है ना, इसका मतलब वर्क डन होगा, यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा है मतलब उसका भी वर्क डन होगा। मान लो इसका वर्क डन W1 है और मान लो इसका वर्क डन क्या है, W2 है। तो ध्यान से समझिएगा, W1, एक बार बताओ वर्क डन क्या होता है, फोर्स डी कॉस थीटा। कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर P1 है, नहीं प्रेशर है, दिस इज प्रेशर। फोर्स के लिए क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई प्रेशर विद द क्या होगा, एरिया। आ रहा है समझ में, होता है ना, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया। तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू क्या होता है, एरिया। तो क्या है प्रेशर, P1 A1, ये तो हो गया फोर्स। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, V1 डेल्टा टी। जिधर प्रेशर लग रहा है उधर ही है ना डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो कॉस क्या होगा, 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बर्नौलीज थ्योरम का। ये क्या सबको आया समझ में कि W1 P1 A1 V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि लेंथ डिस्प्लेस हुई है, और कितने एंगल में हुई है, जिधर प्रेशर लगा उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए एंगल कितना लिया है, 0। समझ में आ गया सबको। अब आते हैं W2, क्या लगेगा फोर्स, प्रेशर कितना है P2, एरिया कितना है A2, तो क्या होगा P2 इंटू क्या होगा A2। कितना डिस्प्लेसमेंट है V2 डेल्टा टी, V2 डेल्टा टी, पर एंगल कितना है, आपको दिख रहा है प्रेशर जो है वो ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट लिक्विड का इधर है ना फ्लो, तो कितना एंगल होगा 180। तो ये क्या हो जाएगा cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो क्या आ रहा है इसका, -P2 A2 V2 डेल्टा टी। समझ में आया। अब एक बात बताओ, देखो इस वाले फॉर्मूले को, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा एम बाई रो। देख लो पहले, A1 V1 डेल्टा टी की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा एम बाई रो। तो क्या आएगा यहाँ पे, P1 डेल्टा एम बाई क्या होगा, रो। अब देखो A2 V2 डेल्टा टी, A2 V2 डेल्टा टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एम बाई फिर से रो। तो क्या आएगा P2 डेल्टा एम बाई क्या होगा, रो। ये माइनस में। अब हमने सब कुछ निकाल लिया है, हमने दोनों वर्क डन निकाल लिए, हमने सारी एनर्जी निकाल दी। अब हमें इसमें पुट करना है, तो क्या होगा एक्सटर्नल वर्क डन, रखो यहाँ पे P1 डेल्टा एम बाई रो माइनस P2 डेल्टा एम बाई रो इक्वल्स टू क्या है, के फाइनल डेल्टा एम GH2 प्लस हाफ
डेल्टा एम V2 स्क्वायर माइनस फिर क्या रखोगे डेल्टा एम GH1 माइनस डेल्टा एम इंटू क्या होगा V1 स्क्वायर। देखो डेल्टा एम ये सारे कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पे P1 बाई रो। अब जो भी फर्स्ट वाले स्टेज की चीज है सबको उधर ले आओ। कौन कौन सी चीज है GH1 हाफ V1 स्क्वायर, माइनस माइनस में है ना, सब इधर आएंगे तो क्या होगा प्लस, तो प्लस GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर हो गया। जो इस वाले का डाटा है उसको मैं इधर ले आया हूं, तो ये माइनस माइनस है ना, तो सब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, इस वाले को उधर ले लो, ये माइनस है तो उधर जाके क्या होगा प्लस, तो क्या आएगा P2 बाई रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस G क्या होगा H2, ये बचा है ये बचा होगा। पूरे इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगी इक्वेशन, देखो रो से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ रही है, क्या लिख रहा हूं P1 रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर P2 हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर प्लस रो G क्या होगा H2। यही है तुम्हारी बर्नौलीज इक्वेशन। समझ में आ गया आपको, मतलब प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा कांस्टेंट। देख नहीं रहे, यहाँ P1 है वहां P2 है, यहाँ H1 है वहां H2 है, यहाँ V1 है तो वहां क्या है V2 है। तो आप क्या लिख सकते हो, फॉर एनी लिक्विड प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा कांस्टेंट। यही तुम्हारी बर्नौलीज इक्वेशन। समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया। सबसे जो मेन कंफ्यूजन होता है वो ये वाली चीजों में होता है कि वर्क डन कैसे निकाला है मैंने, बाकी इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एनर्जी निकालना आसान है। क्लियर हो गया, प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, अभी बता दे रहा हूं। क्लियर हो गया, करिए नोटिस।